घने जंगल के बीच अचानक सन्नाटा छा जाता है। बिजली कड़कती है और सामने एक भूखा टी-रेक्स खड़ा है। उसकी एक दहाड़ से सैनिकों का खून जम जाता है। अगले ही पल सिर्फ चीखें और चबाने की आवाज़ है। क्या हाल है दोस्तों? ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। ये कहानी है इंसान के अहंकार के टूटने की, जहां उसे मानना पड़ता है कि वो अब इस धरती का मालिक नहीं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से। वियतनाम युद्ध का दौर चल रहा था। जंगलों में गोलियों की गूंज आम थी, लेकिन एक घाटी ऐसी भी थी जो अलग थी। वहां एक ग्रीन बेरेट यूनिट एक सीक्रेट मिशन पर थी। तभी अचानक उन पर हमला होता है, लेकिन हमलावर कोई वियतनामी सैनिक नहीं थे। वो कुछ ऐसे शिकारी थे जिन्हें इतिहास भुला चुका था। पूरी की पूरी पलटन कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। उनके कमांडर कर्नल जेरिको परेशान है। उन्हें अपने बेहतरीन सैनिक वापस चाहिए, इसलिए वो बुलाते हैं वल्चर स्क्वाड को। ये एक एलीट रेस्क्यू टीम है। इस टीम के लीडर हैं सार्जेंट रायम बेकर, एक सख्त और सुलझा हुआ फौजी। उनके साथ है सार्जेंट जेवियर वाइज, जो टीम के सेकंड इन कमांड है, और एक नया लड़का है लियोन, जो अभी-अभी जंग के मैदान में आया है। साथ में है एली टेलर और चार्ली मिलर, और दो बेहतरीन स्नाइपर्स कीज और लोगन। कीज थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान है, जो तनाव भरे माहौल में भी मजाक करता है। वो मिलर से मजाक में पूछता है, कैंडी आंखों के लिए चाहिए या मुंह के लिए? ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि ये सैनिक आपस में कितने करीब हैं। उन्हें लगता है कि ये एक सामान्य रेस्क्यू मिशन है, जहां उन्हें अपने साथियों को ढूंढ कर लाना है। हेलीकॉप्टर उन्हें घाटी के ऊपर ले जाता है। नज़ारा बेहद खूबसूरत लेकिन डरावना है। घने हरे पेड़, गहरी खाइयां और एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी। वल्चर स्क्वाड को हवा में ही ड्रॉप कर दिया जाता है। वो पैराशूट के सहारे जंगल में उतरते हैं। जमीन पर पैर रखते ही उन्हें महसूस होता है कि यहाँ कुछ गलत है। हवा में एक अजीब सी गंध है, सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की। बेकर अपने साथियों को सतर्क रहने को कहता है। सिर्फ वही लो जो जरूरी है, वो समझाता है। वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। तभी उन्हें कुछ निशान मिलते हैं, मिट्टी पर बने अजीब तरह के पंजों के निशान। ये निशान किसी इंसान के बूट्स के नहीं थे, ना ही किसी भालू के या शेर के। ये 3 उंगलियों वाले थे और उनका आकार बहुत विशाल था। कीज, जो हमेशा मजाक करता रहता है, इस बार उसकी हंसी भी गायब हो जाती है। ये क्या चीज है बॉस? वो पूछता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बेकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। उन्हें वहां कुछ और भी मिलता है। विशालकाय पंख, जो किसी साधारण पक्षी के नहीं हो सकते थे। वो पंख इतने बड़े और सख्त थे कि किसी कवच जैसे लग रहे थे। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जो अंधेरे में किसी राक्षस के मुंह जैसी लग रही थी। बेकर फैसला करता है कि वो अंदर जाएंगे, शायद लापता सैनिक वहीं छुपे हों। गुफा के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं। तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, चमगादड़ की चीख जैसी, लेकिन बहुत भारी। अचानक अंधेरे से कुछ चीजें उन पर झपटती हैं। ये डायनोनाइकस का एक झुंड था। ये डायनासोर, जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके थे, आज उनके सामने जिंदा खड़े थे। उनके नुकीले दांत और तेज पंजे किसी भी कवच को चीरने के लिए काफी थे। सैनिकों ने अपनी राइफलें तान ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायर फायर की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन गोलियों का उन जानवरों पर कम असर हो रहा था। वो बेहद फुर्तीले थे और परछाइयों में छुपकर वार कर रहे थे। इस अफरा-तफरी में टीम बिखर जाती है। बेकर और लियोन एक तरफ भागते हैं, जबकि बाकी साथी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जंगल की भूल भुलैया में वो एक दूसरे को खो देते हैं। बेकर का सामना एक अदृश्य प्राणी से होता है, जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए उस अदृश्य दुश्मन से भिड़ जाता है। किसी तरह वो उसे भगाने में कामयाब होता है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा, एक ऐसा जानवर जो गायब हो सकता है। दूसरी तरफ सोवियत सैनिकों की एक टीम भी वहां मौजूद थी। उन्हें डॉग्स ऑफ वॉर कहा जाता था। वो भी इसी जंगल में किसी चीज की तलाश में थे। उनमें टॉल्स्टॉय, निकिता और सर्गेई शामिल थे, और उनके साथ एक वियतनामी गाइड भी था। लेकिन इस जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं था, न अमेरिकन, न रशियन, न वियतनामी। बेकर जिस प्राणी से बचकर भागा था, वो अब सोवियत टीम के पीछे पड़ गया था।
उसने अलेक्जेंडर नाम के रशियन सैनिक पर हमला किया और उसे पल भर में मौत की नींद सुला दिया। जंगल अब शिकारगाह बन चुका था और इंसान यहाँ सिर्फ एक शिकार थे। बेकर और लियोन अब अकेले थे, जंगल की गहराइयों में भटक रहे थे। हर झाड़ी के पीछे मौत छुपी थी, हर परछाई एक शिकारी जैसी लग रही थी। तभी जमीन में कंपन महसूस होता है, जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। पेड़ हिल रहे थे और पानी के गड्ढों में लहरें उठ रही थीं। उनके सामने आता है जंगल का असली राजा, एक विशालकाय टायरानोसॉरस रेक्स। और वो अकेला नहीं था, उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था। बेकर और लियोन की सांसें थम जाती हैं। वो जानते थे कि हिलना मतलब मौत है। टी-रेक्स की नजरें शिकार ढूंढ रही थीं। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। किस्मत से वो किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन मौत अभी भी उनका पीछा कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात एक महिला से होती है। उसका नाम सोफिया वैगनर था। वो एक सोवियत वैज्ञानिक थी जो इस नर्क में अकेले जिंदा बची थी। सोफिया उन्हें एक पुरानी रिसर्च स्टेशन ले जाती है। ये जगह कंक्रीट की बनी थी और सुरक्षित लग रही थी। वहाँ सोफिया राज खोलती है उस भयानक सच का जो इस घाटी में छिपा था। वो बताती है कि ये सब एक प्रयोग का नतीजा है, जनरल ग्रिगोरी बोरोडीन का एक पागलपन। उनका मकसद था एक वर्म होल बनाना ताकि सोवियत सेना दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सके। लेकिन विज्ञान ने अपना भयानक रूप दिखाया। वर्म होल खुला, लेकिन उसमें से सेना नहीं, डायनासोर आए। ये जानवर आज के नहीं बल्कि लाखों साल पहले के अतीत से यहाँ आ गए थे। बोरोडीन ने इस राज को छुपाने के लिए अपने ही वैज्ञानिकों को मरवा दिया था। सोफिया के पति भी मारे गए थे और वो यहाँ छुपकर अपनी जान बचा रही थी। बेकर को अब समझ आ रहा था कि उसका मिशन कितना खतरनाक है। उसे सिर्फ अपने साथियों को नहीं बचाना था, बल्कि इस पागलपन को भी रोकना था। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में वल्चर स्क्वाड के बाकी साथी मुसीबत में थे। कीज और बाकी लोग लगातार हमलों का सामना कर रहे थे। उन पर डॉग्स ऑफ वॉर ने हमला कर दिया। गोलियों की बौछार में कीज के पैर में गोली लग गई। दर्द से करहाते हुए भी वो अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा था। तभी आसमान से एक और मुसीबत आ गिरी। क्वेट्ज़लकोट्लिस का एक झुंड, ये विशाल उड़ने वाले डायनासोर थे जिनके पंख किसी छोटे हवाई जहाज जितने बड़े थे। उन्होंने टॉल्स्टॉय को उठा लिया और हवा में ही उसे अपना शिकार बना लिया। इस अराजकता का फायदा उठाकर दोनों टीमें वहां से भाग निकली। जंगल में अब 3 तरफा जंग छिड़ गई थी। इंसान आपस में लड़ रहे थे और जानवर इंसानों से। बेकर, लियोन और सोफिया आखिरकार बाकी साथियों से मिल जाते हैं, लेकिन उनका मिलन खुशी से ज्यादा दर्द भरा था, क्योंकि कीज बुरी तरह घायल था। उसका खून बह रहा था और डायनासोर खून की गंध पहचानते थे। तभी डायनोनिशस का एक पैक्स फिर हमला करता है। वो घायल कीज को घसीट कर ले जाने लगते हैं। कीज अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। वो अपनी चाकू से एक जानवर की आंख पर वार करता है। उसके साथी उसे बचाने के लिए जान लगा देते हैं, गोलियों की बारिश कर देते हैं। किसी तरह वो कीज को छुड़ा लेते हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। उसका शरीर जख्मों से छलनी हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वो लोग नाव के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैप्टर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। कीज को एहसास हो जाता है कि वो अब अपने साथियों पर बोझ बन रहा है। वो फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक सच्चा सिपाही ले सकता है। वो पीछे रुक जाता है ताकि उसके साथी सुरक्षित निकल सके। रैप्टर्स का झुंड उस पर टूट पड़ता है, लेकिन कीज हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने पास बचे हुए ग्रेनेड निकालता है और एक आखिरी मुस्कान के साथ पिन खींच देता है। एक जोरदार धमाका होता है और जंगल की वो जगह आग की लपटों में घिर जाती है। कीज ने अपनी जान देकर अपने दोस्तों को एक नया जीवन दिया था। बेकर और बाकी लोग नाव में बैठे दूर जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बदले की आग। सोफिया उन्हें समझाती है कि अब उनका मकसद सिर्फ बचना नहीं है, उस कोलाइडर को नष्ट करना होगा जो इन राक्षसों को इस दुनिया में ला रहा था। अगर वो वर्म होल खुला रहा तो पूरी दुनिया डायनासोरों के कब्जे में होगी। ये अब एक ग्लोबल खतरा बन चुका था और इसे रोकने की जिम्मेदारी अब वल्चर स्क्वाड पर थी। बेकर अपने कर्नल जेरिको से संपर्क करता है और स्थिति की गंभीरता बताता है, लेकिन जेरिको को इंसानी जान की परवाह नहीं थी। उसे वो कोलाइडर चाहिए था, वो भी सही सलामत। वो इसे अमेरिका के लिए एक हथियार मानता था जिससे वो शीत युद्ध जीत सके। बेकर को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने तरीके से इस जंग को खत्म करना था। अब समय आ गया था अंतिम लड़ाई का।
वल्चर स्क्वाड ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। उन्हें सोवियत बेस में घुसना था और उस कोलाइडर को हमेशा के लिए तबाह करना था। रास्ते में उनका सामना फिर से डायनोनिसिस से होता है। जंगल का हर कोना अब मौत का साया बन चुका था। इस बार लोगन स्टोवाल आगे आता है। अपने साथियों को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देता है। एक एक करके वल्चर स्क्वाड के साथी कम हो रहे थे, लेकिन उनका हौसला अब भी चट्टान की तरह मजबूत था। सोवियत बेस पर पहुंचकर उन्हें एक और भयानक दृश्य दिखाई देता है। बोरोडीन के सैनिक एक छोटे टीरेक्स को मार देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि जंगल में एक नियम है, कभी भी प्रकृति के संतुलन को मत छेड़ो। उस छोटे टीरेक्स के माता पिता गुस्से में पागल होकर बेस की तरफ बढ़ते हैं। अब बेस पर असली कहर टूटने वाला था। 2 विशाल टीरेक्स ने सोवियत सैनिकों पर धावा बोल दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मजबूत कंक्रीट की दीवारें भी उन राक्षसों के सामने नहीं टिकीं। सैनिक हवा में खिलौनों की तरह उछाले जा रहे थे। गोलियां उन विशाल जानवरों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थीं। इस अराजकता के बीच बेकर और सोफिया को अपना मौका मिल गया। उन्होंने निराश हो चुके सोवियत सैनिकों निकिता और सर्गे को अपनी तरफ मिला लिया। अब दुश्मन दोस्त बन चुके थे, क्योंकि उनका सामना एक साझा मौत से था। वो कोलाइडर के चारों तरफ विस्फोटक लगाने लगे। हर सेकंड कीमती था, हर पल धड़कनें बढ़ा रहा था। तभी मिलर पर वियतनामी गुरिल्ला कौन नहन हमला करता है। दोनों के बीच भीषण हाथापाई होती है। मिलर जानता था कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो वही करता है जो कीज ने किया था। वो अपने शरीर पर बंधे विस्फोटकों में विस्फोट कर देता है। एक और साथी शहीद हो जाता है। बेकर की आंखों में दर्द था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। सोफिया कंट्रोल पैनल पर काम कर रही थी। उसे उस मशीन को निष्क्रिय करना था। टीरेक्स अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेकर वहां से अपने बचे हुए चूजों के साथ चले जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तभी वहां कर्नल जेरिको अमेरिकी सैनिकों के साथ पहुंचता है। वो अब भी उस मशीन को कब्जाने के सपने देख रहा था। उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन प्रकृति ने अभी अपना आखिरी दाम नहीं खेला था। अचानक रैप्टर्स का एक विशाल झुंड वहां आ धमकता है। अब वहां सिर्फ तबाही थी। बोरोडीन, निकिता और एली टेलर भी मारे जाते हैं। खून की नदियां बह रही थीं और मशीन अपनी पूरी ताकत से गूंज रही थी। बेकर देखता है कि रैप्टर्स बाकी बचे लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक साहसी फैसला लेता है। वो खुद को चारे के रूप में पेश करता है ताकि सोफिया और बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। उसकी बहादुरी ने उन्हें वो चंद मिनट दिए जो उन्हें भागने के लिए चाहिए थे। सोफिया, वर्ने, जेवियर और सर्गे अब जेरिको की बची हुई जेम्स सेना के साथ थे। वो सब मिलकर लड़ रहे थे। अब कोई देश नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। झुंड से लड़ते हुए वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। पीछे वल्चर स्क्वाड के लगाए हुए विस्फोटक फटने लगते हैं। एक एक करके धमाके होते हैं और वो पूरी सोवियत फैसिलिटी मलबे में बदल जाती है। कोलाइडर नष्ट हो जाता है और उसके साथ ही वो वर्म होल भी बंद हो जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे जेरिको को पछतावा होता है। वो देखता है कि उसकी जिद ने क्या अंजाम दिया। वो बेकर और उसकी टीम पर आरोप लगाता है कि उन्होंने अमेरिका की जीत का मौका गंवा दिया। तुमने शीत युद्ध जीतने का हथियार खो दिया। वो गुस्से और हताशा में चिल्लाता है। लेकिन सोफिया की आंखों में एक अजीब सी शांति थी और साथ ही एक खौफनाक चेतावनी भी। वो जेरिको की तरफ देखती है और कहती है, नुकसान तो पहले ही हो चुका है कर्नल। जेरिको हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? सोफिया नीचे जंगल की तरफ इशारा करती है। नीचे घाटी से डायनासोरों के झुंड बाहर निकल रहे थे। वो अब सिर्फ उस घाटी तक सीमित नहीं थे, वो सीमाओं को पार कर रहे थे, वियतनाम के जंगलों से निकलकर दुनिया की तरफ। ये अंत नहीं था, ये तो बस एक नई और भयानक शुरुआत थी। एक ऐसी दुनिया की शुरुआत जहां इंसान अब खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें बताती है कि कुदरत के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। इंसान अपनी ताकत के नशे में अक्सर उन दरवाजों को खोल देता है जिन्हें बंद रहना चाहिए। वल्चर स्क्वाड ने अपनी जान देकर फर्ज निभाया, लेकिन क्या वो सच में दुनिया को बचा पाए, या उन्होंने अनजाने में एक नई मुसीबत को आज़ाद कर दिया? सोचिए ज़रा, अगर आज हमारी दुनिया में ऐसे जीव वापस आ जाएं तो हमारा क्या होगा? अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।